तो जब हम सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल ट्रांसफर्स की बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में, तो हमारे दिमाग में नाम आता है नेमार का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे भी एक महंगे फुटबॉलर हैं जो एग्जिस्ट किए हैं, तो क्या आप मेरी बात का भरोसा करेंगे? तो चलिए इन्हीं फुटबॉलर के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है समर ट्रांसफर विंडो 1992 में। अब आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। हम जाएंगे सीरिया, इटली में। अब हो क्या रहा है कि जो अर्ली 90s और लेट 80s है, उसमें सीरिया बहुत एक डोमिनेंट लीग है पूरे यूरोप में। और जो इटालियन टीम्स हैं वो एक मेन स्टे हैं चैंपियंस लीग का। चाहे हम एसी मिलान की बात कर ले, यूवेंटस की बात कर लें, ये टीम्स टॉप लेवल पे हैं यूरोपियन फुटबॉल के। 1986 6 साल पहले ही सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने एसी मिलान की कमान संभाली है और बहुत सारा उन्होंने इन 6 साल में इन्वेस्टमेंट पंप इन किया एसी मिलान में। प्लेयर्स जैसे मार्को वेन बास्टन, रूड हुलिट और फ्रैंक रायकार्ड इस समय एसी मिलान में खेल रहे हैं और बहुत सारी सक्सेस एसी मिलान अचीव कर रही है। तो समर ट्रांसफर विंडो 1992 में शुरुआत होती है एक बहुत ही क्रेजी ट्रांसफर बैटल की यूवेंटस और एसी मिलान के बीच में। अब हुआ क्या है कि 1991-92 सीजन जो है वो एसी मिलान जीत चुकी है और अभी एकदम सही समय है ट्रांसफर मार्केट में हेवीली इन्वेस्ट करने का, अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपनी स्क्वाड में लाने का और सीरिया टाइटल वापस जीतने का। और 2 साल पहले ही 1990 में यूवेंटस ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साइनिंग कर चुकी है जब उन्होंने फ्योरेंटीना से रोबर्तो बाजियो का साइन किया था 8 मिलियन पाउंड में, जो कि उस समय मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर था फुटबॉल हिस्ट्री में। अब एसी मिलान को इस प्लान की भनक लग चुकी है और वो अपनी पहली चाल चलने के लिए तैयार है ट्रांसफर मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, रॉबर्तो बाजियो का जो 8 मिलियन पाउंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड फी है उसको तोड़ते हैं और जॉन पिये पापा को ले आते हैं मार्से से 10 मिलियन पाउंड में, जो कि 1 साल पहले 1991 में बैलन डोर के विनर थे। अब यूवेंटस को भी एक स्टेटमेंट साइनिंग करनी है, उनको भी कमबैक करना है इस ट्रांसफर बैटल में। तो वो क्या करते हैं, फिर से ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जी हां, एक ही ट्रांसफर विंडो में दूसरी बार ट्रांसफर रिकॉर्ड टूट रहा है। यहां पर जियानलुका वियाली को सैम्पडोरिया से 12.5 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया जाता है और यूवेंटस फिर से मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग कर देती है उस समय वर्ल्ड फुटबॉल की। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकती है। एसी मिलान अब चुप बैठने वाली नहीं है। तो एसी मिलान की नजर पड़ती है टोरिनो के खिलाड़ी जान लुइजी लेंटिनी पे। अब लेंटिनी एक अपकमिंग यंग टैलेंट है और 2-3 साल उन्होंने टोरिनो के साथ अपनी फुटबॉल खेली है, जिसमें उन्होंने सीरी बी से सीरी आ में प्रमोशन दिलाने में मदद करी टोरिनो की। उनका बहुत ही मेजर रोल था उसमें। और 1992 के यूएफए कप के फाइनल में भी पहुंचाया उन्होंने टोरिनो को। तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी फिर से यूवेंटस पे अपना पल्ला भारी दिखाना चाहते हैं, एक बढ़त बनाना चाहते हैं उन पे फिर से इस ट्रांसफर विंडो में और दिखाना चाहते हैं कि एसी मिलान ही है सुपर पावर। चाहे ट्रांसफर्स की बात कर लो, चाहे ट्रॉफी जीतने की बात कर लो। तो अब यूवेंटस और एसी मिलान दोनों लेंटिनी के पीछे जा रहे हैं। अब यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। लेंटिनी के पीछे जब दोनों टीमें जा रही हैं तो लेंटिनी की प्राइस टैग आने लगी है अब मार्केट में और वो आ रही है 30 बिलियन लीरा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि थोड़े दिन पहले ही जियानलुका वियाली का ट्रांसफर हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड फी में, जो कि था 17 बिलियन लीरा। और अगर आप 17 बिलियन लीरा को आज की तारीख में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल के आता है 210 मिलियन पाउंड्स और लेंटिनी की कीमत 30 बिलियन लीरा बताई जा रही है, विच इज ऑलमोस्ट डबल दैट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अराउंड 350-400 मिलियन पाउंड के आसपास की ये ट्रांसफर फी कोट की जा रही है। इतना ज़्यादा इससे माहौल ख़राब हो गया इटली में कि पोप को और वेटिकन को इंटरफेयर करना पड़ा और एक आर्टिकल तक आया जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये जो फाइनेंशियल मसल वाले क्लब्स हैं ऊपर, ये बर्बाद कर रहे हैं फुटबॉल को। पैसा जो है वो फुटबॉल को बर्बाद कर देगा। और काफ़ी उस टाइम आउटरेज हुआ। फैंस जो थे टोरिनो के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। टोरिनो के प्रेसिडेंट पे जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और बहुत टेंशंस हो गए थे उस समय इटालियन सीरी आ में। और ना केवल सीरी आ में बट पूरा ट्रांसफर मार्केट एक तरीके से हिल गया था उस समय यूरोप में। सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो एसी मिलान के ओनर है वो बाहर आते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो 30 बिलियन लीरा का फिगर है ये गलत है। एक्चुअली जो सही फिगर है वो 18.5 बिलियन लीरा का है, विच इज स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड फी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच वॉज इक्वलेंट टू 13.5 मिलियन पाउंड जो एसी मिलान टोरिनो को पे करती है। और जियान लुइजी लेंटिनी जो हैं एसी मिलान के प्लेयर बन जाते हैं। तो ये जो एक पूरा डिबेट आजकल हम सुनते हैं ना कि पैसा फुटबॉल को बर्बाद कर रहा है और जो फाइनेंशियल मसल वाले क्लब्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने एक फुटबॉल में एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है। स्क्यू जो है टुवर्ड्स द टॉप ब्रैस ऑफ फुटबॉल हो गया है और जो अच्छे और पावरफुल क्लब्स हैं सिर्फ वो ही सक्सीड कर सकते हैं इसकी वजह से। तो ये जो है
कहीं ना कहीं पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो ट्रांसफर विंडो आपके सामने हुई है, इसका एग्जाम्पल है जहां एक ही ट्रांसफर विंडो में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है ट्रांसफर फी का, जिसमें से 2 बार एसी मिलान नहीं तोड़ा। पहले जॉन पियर पापा को लाके 10 मिलियन पाउंड्स में, और फिर लेंटिनी को लाके 13.5 मिलियन पाउंड्स में। पर ये जो लेंटिनी की डील थी, इसमें और एक शेडी एंगल है। कुछ सालों के बाद टोरिनो के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला था कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने एक ऑफशोर स्विस अकाउंट में 6.5 बिलियन लीरा का और डिपॉजिट कराया था, जो कि बुक्स में नहीं था। और ये जो पैसा था, ये उस 18.5 लीरा के अलावा था। तो टोटल जो थी लेंटिनी की वैल्यू, वो कुछ अराउंड 24 से 25 बिलियन लीरा की थी। तो इस तरीके से जो है लेंटिनी को टोरिनो से एसी मिलान लाया गया। लेंटिनी के एसी मिलान करियर की शुरुआत काफी अच्छी होती है। अपने दूसरे मैच में ही वो पेस्कारा के अगेंस्ट एक बेहतरीन बाइसाइकिल किक मार के अपना पहला गोल स्कोर करते हैं एसी मिलान के लिए। लेकिन लेंटिनी का पहला सीजन काफी इनकंसिस्टेंट रहा, हॉट एंड कोल्ड रहा। कुछ मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो कुछ मैचेस में वो इंप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन फैंस को यही लगा था कि एक यंग प्लेयर है, नया प्लेयर है, प्राइस टैग का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो थोड़ा टाइम देंगे तो डेफिनेटली जो है ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के उभरेगा हमारे लिए। तो लेंटिनी के पहले सीजन में एसी मिलान फिर से लीग जीत लेती है और 1993 के चैंपियंस लीग फाइनल में क्वालिफाई करती है अगेंस्ट मार्से, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स मार्से वो फाइनल जीत जाती है, एसी मिलान वो फाइनल हार जाती है। तो यहां पर जो है लेंटिनी का पहला सीजन एसी मिलान से खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं प्री सीजन में। तो लेंटिनी प्री सीजन टूर्नामेंट खेलने जेनोवा जाते हैं, और जब वो वापस वहां से आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब जो उनके पास स्पेयर टायर पड़ा है, उस पे उनको वॉर नहीं किया गया है कि वो सिर्फ 40 माइल्स पर आवर की स्पीड तक ही काम कर सकता है। अगर आप 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलाएंगे तो टायर हो सकता है जवाब दे दे। लेकिन लेंटिनी को ये चीज़ पता नहीं थी। वो अपनी पोर्श 911 में 100 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से चला रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली उस हाई स्पीड का लोड वो टायर ले नहीं पाता। गाड़ी का टायर फट जाता है, गाड़ी पलट जाती है, एक दीवार में जाके भिड़ जाती है, और गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक मिरेकल है कि लेंटिनी इस एक्सीडेंट को सरवाइव कर जाते हैं। इस तरीके के एक्सीडेंट में बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन लेंटिनी की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी जगह से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने उनको देखा। एक जलती हुई गाड़ी के पास लेंटिनी अनकॉन्शियस लेटे हुए थे, उनको जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, और बहुत ही एक चमत्कार होता है और लेंटिनी की जान इस खतरनाक एक्सीडेंट से बच जाती है। पूरा इटली देश दुख के माहौल में डूब जाता है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो लाइफ और डेथ से लड़ रहा है, और लेंटिनी कोमा में चले जाते हैं। अब ये कोमा कितना लंबा होगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, किसी को भी नहीं पता। लेकिन फॉर्चुनेटली 3 दिन बाद ही लेंटिनी को होश आ जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं, और उनकी जो इंजरीज हैं वो भी जल्दी जल्दी हील होने लगती हैं। लेकिन लेंटिनी वो प्लेयर नहीं रहते हैं जो इंजरी से पहले थे। ब्रेन डैमेज हो जाता है लेंटिनी को इस एक्सीडेंट में। उनकी स्पीच लड़खड़ाने लगती है, वो सही से बोल नहीं पाते, उनकी मेमोरी जो है वो फेड होने लगती है। ट्रेनिंग में वो ड्रिबलिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। बॉडी बैलेंस है जो उनका वो बहुत आउट लगता है। मार्सेल डेसाई ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लेंटिनी जो थे वो अपनी ड्रिबलिंग में बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे थे जब वो वापस लौटे इस इंजरी से, क्योंकि उनका इतना सिवियर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको ये ब्रेन इंजरी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली उसका उनके गेम पे भी अब असर पड़ने लगा है। पर तब भी लेंटिनी हार नहीं मानते हैं। अपने पैरों पे खड़े होने के बाद लेंटिनी अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अब उनका जो है बॉडी और जो दिमाग है वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहा जो एक्सीडेंट से पहले किया करता था। टीममेट्स को साफ दिख रहा है लेंटिनी अच्छे से ड्रिबल नहीं कर पा रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो गए, उनकी डिसीजन मेकिंग भी जो है बहुत खराब हो गई है फील्ड पे। एक्सीडेंट का साफ असर अब लेंटिनी के गेम पे दिखने लगा है। तो 93-94 सीजन में लेंटिनी की काफ़ी कम अपीयरेंसेस रहती हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और उनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेकिन उनको चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में खिलाया जाता है उस सीज़न, जिससे जो 1994 का चैंपियंस लीग फाइनल है जो कि एसी मिलान और बार्सिलोना में हुआ था, उसके लिए एलिजिबल हो जाएं अगर एसी मिलान वो टाइटल जीतती है तो लेंटिनी ने सेमीफाइनल खेला, एसी मिलान ने बार्सिलोना को हराया 94 चैंपियंस लीग के फाइनल में, और लेंटिनी को अपना पहला चैंपियंस लीग मेडल भी मिल गया। इस चीज से मोटिवेशन आता है लेंटिनी के अंदर, और जब अगले सीजन 1995 में अपना लगातार तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाली थी एसी मिलान, तो उसके जस्ट पहले 7 सीरिया मैचेस में 5 गोल मारे लेंटिनी ने, और दिखाया
कि भाई वो प्लेयर है जो कि वापस फॉर्म में आ रहे हैं और एक मोटिवेटेड प्लेयर लग रहे हैं वापस से, और एक ऐसा बंदा जो अपने करियर को ट्रैक पे लाना चाह रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1995 के चैंपियंस लीग फाइनल में, जो कि आयक्स और एसी मिलान के बीच में हो रहा था, फाबियो कैपेलो लेंटिनी को स्टार्ट नहीं देते हैं। लेंटिनी बेंच पे रह जाते हैं उस मैच में और लास्ट के 5 मिनट में लाया जाता है लेंटिनी को फील्ड, जब आयक्स ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुकी है और एसी मिलान वो फाइनल हार जाती है और आयक्स अपना चौथा चैंपियंस लीग टाइटल जीत जाती है। ये वाकया जो होता है लेंटिनी को बिल्कुल तबाह कर देता है और मेंटली उनको बिल्कुल ब्रेक कर देता है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला जब उन्होंने एसी मिलान छोड़ दी थी कि दैट नाइट कैपेलो हेल्प्ड क्रश व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ मी। I was playing so well and he just didn't allow me to keep going. That night I decided to give up on football. ये एक चीज़ थी जिसने बिल्कुल मेंटालिटी ब्रेक कर दी लेंटिनी की और उनको बिल्कुल डीमोटिवेट कर दिया। और 1 साल के बाद उन्होंने 1996 में एक सीज़न और खेल के इसके बाद एसी मिलान छोड़ दी और उसके बाद वो एटलांटा गए, एक सीज़न वहाँ खेले, लेकिन वहाँ पे भी जो था उनका स्टिंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिलिपो इंजाकी के साथ उन्होंने एक मिड टेबल फिनिश ज़रूर दिलाई एटलांटा को, जो कि रेलीगेशन बैटल में रहा करती थी उन दिनों। उसके बाद वो वापस टोरिनो चले गए, जहाँ पे उन्होंने अपने दूसरे सीज़न में ही टोरिनो, जो कि सीरी बी में खेल रही थी उस समय, उनको फिर से प्रमोशन दिलाया और उसके अगले सीज़न वापस से टोरिनो रेलीगेट होकर सीरी बी में आ गई सीरी आ से। 2001 में लेंटिनी टोरिनो छोड़ देते हैं। अब वो 32 साल के हो चुके हैं। टॉप डिवीज़न की कोई भी टीम सब इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। और उसके बाद जो है अब वो लोअर डिवीजन्स के लिए खेलते हैं। टोरिनो के बाद वो जाते हैं कोसेंजा के बाद वो जाते हैं कनेली के बाद वो खेलते हैं 5th डिवीज़न ऑफ इटालियन फुटबॉल में साविग्लियानीस के लिए। फिर वो 2 साल खेलते हैं 2011 तक निचेज़े के लिए और फिर 44 साल की उम्र में 2012 में कार्मानोला के लिए वो अपना खेलते हुए करियर ख़त्म कर देते हैं। कार्मानोला जो है एक एमेचर क्लब है इटली में, जो कि किसी भी डिवीज़न में नहीं है। तो ये कहानी है जियानलुका लेंटिनी की, जो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। कैसे एक प्लेयर, एक यंग प्लेयर जिसको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके एक टीम खरीदती है, एक टॉप यूरोपियन टीम खरीदती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि उनको ब्रेन डैमेज सफ़र करना पड़ता है, उनका करियर जो है एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाता है। और कोशिश भी करते हैं वो कमबैक करने की और अच्छी फुटबॉल भी खेलते हैं वो, लेकिन जहाँ पर उनको अपने मैनेजर से, अपने टीममेट से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटली, मॉरली और इमोशनली, वो उनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो उनकी एक आखिरी उम्मीद होती है करियर को सही करने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसी तरीके की जो अननोन और फॉरगॉटन फुटबॉल स्टोरीज़ हैं वो हम कवर करते रहेंगे। और आप भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे फुटबॉल सागा के बारे में और लेंटिनी के करियर के बारे में। तो गाइज़ आपके पास और कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों पे बात करने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।